आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ जयश्री सोनी और मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में। पिछले हफ्ते हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की और जाना दीपक जी से कि ज्योतिष विज्ञान क्या होता है, और आगे के एपिसोड्स में हम बहुत कुछ जानेंगे दीपक जी से। तो स्वागत करते हैं हमारे सीरीज़ एक्सपर्ट दीपक गुरु ज्योतिष MD जी का, एक ज़ोरदार तालियों के साथ। दीपक जी, आपका हमारे शो कर्म और किस्मत करेक्शन में बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम, और आपके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें। जी चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ बैठिए दीपक जी। तो अब शो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दीपक जी, आप हमें बताइए कि इस वीक की वीकली हाइलाइट्स क्या हैं। जयश्री, वैसे तो आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो देश है वो हर दिन त्यौहार होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे पर्व हैं, हमारे ऐसे त्यौहार हैं जिनका एक ख़ास संबंध बन जाता है। तो इसलिए हर वीक कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। इस बार भी जैसे एक अपरा एकादशी रहती है वो पड़ रही है, और साथ में बट सावित्री व्रत है वो पड़ रहा है। तो ये दो त्यौहार पड़ रहे हैं इस वीक के अंदर। बट सावित्री व्रत, जी ओके। तो अब दीपक जी, आप हमें ये बताइए कि क्या कहते हैं प्लैनेट्स हमारी राशियों के लिए। तो पहली राशि है मेष, एरीज। हम जानेंगे आपसे क्या है उन पर प्रभाव। तो जयश्री, सबसे पहले आपने एरीज के बारे में पूछा है कि किस तरह से रहेंगे उनके सितारे इस वीक, कौन से ग्रह नक्षत्र पास आ रहे हैं, दूर हो रहे हैं, किनका नेगेटिव प्रभाव रहता है, किनका पॉजिटिव रहता है। वैसे हमारा ये शो जो है नेगेटिव प्रभाव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, बस वही है जी। तो इसलिए एरीज राशि वालों को लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात ध्यान में रखनी है वो हेल्थ की रखनी है। हेल्थी खाना खाएं, घर का खाना खाएं, खास करके माँ के हाथ का बना खाना खाएं। तो आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है और साथ में जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्लैनेट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि प्लैनेट के बारे में बहुत ज़्यादा ना तो आपको पता चलेगा, ना हमारे जो देखने वाले हैं दर्शक हैं उनको पता चलेगा। लेकिन जो खास बात यही मेष राशि वालों के लिए रहेगी कि उनको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आप हमें बताइए कि इस राशि के लिए कर्म ऑफ द वीक क्या है। जी, मेष राशि वालों के लिए ये जो कुछ हेल्थ इश्यूज उनको हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी बातों का ध्यान रखने से उस प्लैनेट की पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी, ताकि वो जो नेगेटिव है उसमें से पॉजिटिव पा लेंगे। उसके लिए उनको एक कॉपर का कोई भी बर्तन ले लें, शाम को पानी से भर लें और अपनी पूजा के स्थान पर रखें और सुबह उसको पिएं, और इसको आप पूरा वीक तक करते जाएं। तो वो जो भी ग्रह हैं जो आपके इस वीक जी जो आज इस वीक में रहेंगे तो वो पॉजिटिव रहेंगे। वैसे भी कोई भी आप छोटा छोटा कर्म करते हो, वो छोटा छोटा कर्म जो है देखने में छोटा होता है लेकिन उसके इफेक्ट बहुत अच्छे बड़े होते हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा उपाय है, हम कर सकते हैं जो भी एरीज राशि वाले लोग हैं। अब हम जानते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि, जिसे कहते हैं टॉरस। क्या कहते हैं उसके सितारे। तो ये दूसरी हमारी टॉरस राशि है, स्वामी शुक्र है इसके। प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, चाहे आप बिज़नेस में हैं चाहे आप फिर जॉब में हैं। जॉब में भी थोड़ी कमियाँ हैं और आपके बिज़नेस में भी थोड़ी कमियाँ हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि थोड़ा बात को सुनना है, चाहे बॉस के रूप में आप सुन रहे हैं, चाहे कोलीग के रूप में सुन रहे हैं, चाहे बिजनेस पार्टनर के रूप में, चाहे बीवी के रूप में सुन रहे हैं। नहीं, वो तो पर्सनल में आ जाएगा। अच्छा। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें खास बात एक है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, जो खास करके मेडिकल है, उनकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। पर्सनल लाइफ में बहुत नॉर्मल है, और कुछ जो बच्चों की चिंता जो है वो ज़रूर बनेगी। ऐसे प्लैनेट जो हैं बने हुए हैं, और कौन सा प्लैनेट ऐसा बना हुआ है, वो केतु प्लैनेट ऐसा जो है ग्रहण के रूप में इस वीक में बना हुआ है। अच्छा। तो ये जो है खास ध्यान आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ पे होगा।
तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन इनका कर्म ऑफ द वीक क्या है? ये कर्म ऑफ द वीक इसमें क्या है कि जब आप सुबह अपने काम पे निकलें तो बहुत पॉजिटिव होकर निकलें। पॉजिटिव होने के लिए आप बड़ों का ब्लेसिंग ले लें या फिर उगते हुए सूर्य को नमस्कार करके निकलें। उससे तेज मिलेगा, शक्ति मिलेगी और उससे फिर आप एक जो है एक्ट जो अपने काम पे करेंगे वो पॉजिटिव कर लेंगे। बहुत सिंपल से उपाय है, ये आप एक वीक कर देखिए, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है दीपक जी की इन बताए हुए बातों से। अब हम तीसरी राशि के बारे में जानेंगे, मिथुन राशि। जय श्री मिथुन राशि वालों को एक इस वीक में एडवांटेज मिल रहा है। वो ये कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए या फिर कोई बिज़नेस या फिर कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं पैसा धन के लिए, ये सब बातें उनकी बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं। हालांकि उनके मन में थोड़ी सी चिंता ज़रूर है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन सितारे ये कह रहे हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं ये कह रहे हैं कि उनके ये सभी काम हो जाएंगे। तो ये जो प्रोफेशनल लाइफ से आप जोड़ो या फिर अपने बिजनेस से जोड़ो, काम से जोड़ो, तो ये बहुत एक पॉजिटिव है। जो उनका हेल्थ कंसर्न है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है और अगर कुछ परेशानी हुई तो वो आपके कारण हो सकती है। कई बार आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं या फिर खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, सोने का ध्यान नहीं रखते। ये कमियां जो हैं खुद से पालने वाली कमियां रहेंगी, इसमें थोड़ा सा सुधार आप करिए। और जीवन साथी और जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन कई बातों पर आप अड़ेंगे, वो बात ठीक नहीं है। एक दूसरे को सुनना वो बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में, तो आपका वीक जो है बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो जेमिनी वालों के लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पर इनके लिए कोई कर्म ऑफ द वीक रहेगा जिससे और भी अच्छा हो जाए वीक? जी, कर्म ऑफ द वीक हमेशा रहेगा क्योंकि नाम ही कर्मा और किस्मत कनेक्शन है। तो बेसिकली ये जो शो है कर्मों से ही जोड़ने का शो है। तो कर्म ऑफ द वीक ये है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए कि जब वो घर से अपने काम के लिए निकले, जो नहीं भी जाते हैं काम पे, घर पे ही रहते हैं, उनके लिए भी ये रेमेडीज है जी। कि आप भी जो वृषभ राशि वालों का उपाय है कि सूर्य को देखें, उगते हुए सूर्य को नमस्कार कर दें, पिता है उनको भी झुक के नमस्कार कर दें। ये एक बहुत खूबसूरत उपाय जो है वो करेंगे तो पता चलेगा उनको कि जो छोटी छोटी कमियां थी वो सारा वीक नहीं आई। अगर कोई आई तो उनमें से उन्होंने सीखा और वो जो सीख है, अनुभव जो है वो उनका ज्ञान बना। और इससे कितनी पॉजिटिविटी भी मिलेगी हमें अगर हम ऐसा करते हैं तो। जी। तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दीपक जी हमें बताएंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। जी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेलकम हमारे शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में। दोस्तों, दीपक जी हमें बताने वाले थे सावित्री व्रत के बारे में। तो दीपक जी बताइए कि ये व्रत जो है वो क्या है और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे लाइफ में। तो जयश्री, जो आपने पूछा है ये वट सावित्री उपवास के बारे में हम बात करें, पहले तो मुझे ये बताइए कि इसके जो हर कोई भी हम पर्व है या उपवास है या त्यौहार है, उसके बहुत से वैज्ञानिक महत्व भी हैं हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर भी, हमारी संस्कृति के अंदर भी। तो बेसिकली जितने भी हमारे पर्व बने हैं, जितने भी हमारे त्यौहार बने हैं, ये हमें किसी न किसी रूप से नेचर से जोड़ने के लिए बने हैं। लेकिन इसमें धार्मिक बातें हमने इसलिए जोड़ी हैं आज के युग की अगर बात करें, क्योंकि धार्मिक जब बात साथ में जोड़ देते हैं तो हमारी उसमें श्रद्धा जो है, आस्था भी बनती है। असल में हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं वो बहुत क्लोज रहे हैं नेचर से, नेचर के साथ, और फिर वो नेचर के साथ रहकर उन्होंने पाया कि अगर इंसान नेचर के साथ रहे तो वो ज़्यादा अपने जो 5 एलिमेंट्स है उनको बैलेंस कर सकता है। और इसीलिए ये हमारे उपवास हुए, हमारे त्यौहार हुए, हमारे पर्व हुए, सारे ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार ही बनते हैं। इस पर्व की अगर बात करें, जो उपवास की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारी 5 पतिव्रता औरतें हुई हैं उसमें नाम आता है सावित्री का भी। सावित्री। हाँ जी। तो उसमें संतान सुख के लिए उसने प्रार्थना की, पेड़ों को, पौधों को, बट वृक्ष जो है उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं और ये माना जाता है कि जब आप वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करते हैं तो ब्रह्मांड के अंदर जो आपकी प्रार्थना है वो जो वृक्ष हैं उसको पहुंचाने का काम करते हैं, आसान हो जाती है आपकी प्रार्थना,
आपके देवलोक तक, आपके इंद्रलोक तक, आपके पितरलोक तक आसान हो जाता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भी, बहुत से महापुरुषों ने जो है वृक्ष के नीचे ही बैठ के तप किया और ज्ञान को वो प्राप्त हुए। आज भी अगर महात्मा बुद्ध की हम बात करते हैं, बहुत से लोगों ने उस बोधि वृक्ष के चरणों में सिर रख के ही ज्ञान को जो है आपकी बात एकदम सही है दीपक जी, क्योंकि अगर ये हम अपनी पर्सनल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस करना चाहें तो अगर 10 मिनट भी किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर हम बैठते हैं तो कितना सुकून मिलता है जी। और वही अगर ध्यान लगाना शुरू कर दें या पूजा करें तो अध्यात्म के थ्रू हम और ज्यादा पॉजिटिविटी फील करते हैं। और हमारी संस्कृति के अंदर पेड़ पौधों की बड़ी महत्वता रही है और हम तो सभी चीज़ों को महत्वता देते हैं। हम सभी के आगे झुकते हैं, नमन करते हैं, ताकि हमारे जीवन का ईगो एक तरफ रहे और झुकने की जितनी ज़्यादा आदत हमें रहेगी उतनी हमारी झोली फैलती है और उसमें परमात्मा का प्रसाद गिर सकता है। ईगो हमारी झोली नहीं फैलने देती। तो ये बट वृक्ष के ऊपर चलते हैं दोबारा से। तो सवित्री जो पुराणों की कथा है उसमें उन्हें जो है पूजा की और फिर संतान उनको मिली। और बेसिकली आज के युग में हमें जो है वो प्रेम करना चाहिए पेड़ों पौधों के साथ, राइट। और जो बड़े वृक्ष हैं उनको पानी डालना चाहिए। ये शिव की ही पूजा होती है क्योंकि भगवान शिव जो है, राइट, वो 5 एलिमेंट के अधिपति हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और जब आप इन पेड़ पौधों की पूजा करते हो तो किसी न किसी रूप से भगवान शिव की ही पूजा हो जाती है। अब हम कहते हैं ना उस कथा के अंदर विष्णु, ब्रह्मा, महेश, वो सब का उनके अंदर वास है। तो विष्णु क्या है? वो जीवन है। और ब्रह्मा क्या है? वो क्या है? वो जन्म है। और शिव क्या है? वो मृत्यु है। तो सब कुछ उसमें ही समाया हुआ है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे ऋषियों ने हमें पेड़ पौधों से जोड़ने के लिए कथा कहानियां भी साथ में बनाई, क्योंकि कथा कहानी अगर हम बोले ना तो वो जल्दी समझ आती। अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं आपसे, ग्रहों की बात करूं, वो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। लेकिन अगर मैं छोटी सी कथा बोलूं, कहानी बोलूं तो आपको जल्दी समझ आएगी और उसमें आपकी आस्था भी बनेगी, श्रद्धा भी बनेगी। किस तरह से सवित्री ने पूजा करके संतान सुख पाया। तो ये पहले से ही जो है ऐसे जो है असल में संतान सुख में, जैसे किसी प्लेनेट की कमी हो जाती है, वीनस की कमी हो गई, तो वो एलिमेंट कमी हो गई, जब उसके आप चक्कर लगाते हैं, व्रत तो ठीक, उपवास तो ठीक, लेकिन जब उसके चक्कर लगाते हैं, पानी डालते हैं, तो उसका सारा जो ओरा है, जो उसका एनवायरनमेंट है, वो आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो जो कमी होती है आपकी बॉडी के अंदर वो पूरी हो जाती है। उसके बाद फिर आपको फल में दूसरा कि आप आस्था और श्रद्धा से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के आकाश में उड़ना हो तो श्रद्धा और विश्वास के पंख जरूर चाहिए, वैसे नहीं उड़ा जा सकता। दुनिया को जीतने निकले हो तो बुद्धि के पंख चाहिए, लेकिन परमात्मा को। दीपक जी, आपकी बातें बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आती है कि वट सावित्री व्रत हो या कोई सा भी व्रत हो जी, या कोई पूजा हो, वो हमें नेचर से तो जोड़ती ही है, प्लस उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है जी, वो बिल्कुल है। और वो जो जितने भी वो साइंटिफिकली रीजन है वो हमारे ही शास्त्रों के अंदर जो है बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो ये जो है उस पेड़ों पौधों का ओरा और साथ साथ में एक श्रद्धा और विश्वास का हमारे मन में जन्म होता रहे, तो इस तरह से ये पूजा उपवास बनाए गए। जी दीपक जी, आपने हमें बताया वट सावित्री व्रत के बारे में, लेकिन हमें बहुत कुछ जानना है। तो अब हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट्स की कि प्लैनेट्स क्या कहते हैं कर्क यानी कैंसर राशि के लिए, कि क्या पड़ रहे हैं उन पर प्रभाव प्लैनेट्स के। तो आप हमें बताइए। जयश्री, स्वामी इसके चंद्रमा है। जैसे कि हम बात करते ही आए हैं कि हमें उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है जो प्लैनेट ग्रह कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, ताकि उस नेगेटिव से हम पॉजिटिव निकालें कोई अपना उपाय करके। तो ध्यान रखना है कि जो आपके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, बाहर दूर हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको सुनने की बड़ी ज़रूरत है। नहीं तो इस वीक में हो सकता है कि कर्क राशि वालों को थोड़ा संतान कष्ट मिले, चिंता मिले। वैसे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और साथ में आपका जो निजी लाइफ, जिसको हम जो पर्सनल लाइफ कहते हैं, उसमें बहुत से सुधार हैं। एक सुंदर बात यह है कि इसमें जो लोग वर्क के लिए तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है। जी जी, तो आपने बताया जैसे कि हमारे अमेरिका में तो बहुत सारे लोग इंडिया से अकेले स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके लिए वीक कैसा रहने वाला है। प्लस आप बता दीजिए कि कर्म ऑफ द वीक क्या है इस राशि के लिए। जी, कर्म ऑफ द वीक, आप थोड़ा पानी पिएं सुबह, और पानी पीने से पहले थोड़ा सा हनी खा लें।
लेकिन जो शुगर जिनको है वो थोड़ा सा ध्यान रखे Avoid करिए, हाँ। तो सारा दिन पॉजिटिव रहेगा। चलिए, बहुत सिंपल से उपाय हैं। आगे हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि की। क्या कहते हैं इनके प्लैनेट्स? सूर्य जो है इनके देवता हैं सिंह राशि वालों के लिए, और इनके लिए खास बातें जो हैं वो ये है कि यात्रा इनकी होगी, और हो सकता है कि वीकेंड के ऊपर हो, उसमें थोड़ा सा गाड़ी चलाते वक्त ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। और जो इनका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे, दखलंदाजी ना करे दूसरे कामों में, ये बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आपका जो पॉजिटिव वीक रहेगा, और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ फिर जो आपका पर्सनल लाइफ है वो भी जो है पॉजिटिव बन जाएगा। और इनका कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक में जब सुबह स्नान आदि कर लेते हैं, काम के लिए रेडी हो जाते हैं, काम को नहीं भी जा रहे कोई बात नहीं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप किसी पौधे की जड़ में पानी डालें। आप पौधे की जड़ में पानी डाल लें, वो हमने आज वो डिस्कस कर लिया वो तो वैसे तो बहुत वहाँ positive का रहेगा। ओरा ये ग्रहण कर लेंगे और वहाँ की एनर्जी ये ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से सारा भी करके देखें। तो इस बार लियो राशि वाले आप प्लीज ये कर तो देखिए, आपको जी। कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। अब बात हम करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि के बारे में। क्या कहते हैं इनके सितारे? स्वामी इनके बुध हैं। इनके लिए खास बात ये है कि अगर स्टॉक में या फिर आप रियल स्टेट आदि में कोई पैसा या धन आप लगा रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव है, आप उसमें लगा सकते हैं। और पर्सनल लाइफ में पत्नी के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें। कुछ आपको मानसिक चिंता जो मिल सकती है वो पत्नी के हेल्थ में मिल सकती है। और जो हमारा ये वीक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, खास करके जो लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं अच्छा। और साथ में एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा खास वीक ये रहेगा। तो डेफिनेटली आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं जो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं। इनका कर्म ऑफ द वीक? कर्म ऑफ द वीक ये है कि कोई भी मंत्र बोल सकते हैं घर छोड़ने से पहले या फिर घर जब वापस आते हैं तब भी, ताकि ऐसा जो मंत्र का जो शब्दों का प्रभाव है वो बना रहे, जिससे पॉजिटिव ये फील करेंगे। तो हर दिन को शुरुआत दे सकते हैं किसी भी मंत्र से, किसी भी पॉजिटिव थिंग से, और सोने के वक्त भी कोई ऐसा मंत्र या कोई पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं जिससे जो अचीवमेंट है खास करके स्टूडेंट के लिए वो बनी रहेगी। तो जो भी मंत्र आपको आता है आप शुरुआत कीजिए मंत्र के साथ, और रात को सोने से पहले अपना मंत्र बोल लीजिए। आपकी ये जो वीक है बहुत पॉजिटिव बना रहेगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आकर बात करेंगे दीपक जी के साथ सूर्य के बारे में। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे इस शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में हर हफ्ते हमारी लाइव ऑडियंस या ईमेल के ज़रिए किसी एक को मौका मिलेगा दीपक जी से अपना सवाल करने का। तो देखते हैं आज ये मौका किसे मिला है। आज ये मौका मिला है समीर जी को, हमारी लाइव ऑडियंस में से। समीर जी प्लीज़ स्टेज पर आइए। नमस्ते दीपक जी। नमस्ते जयश्री। नमस्ते। दीपक जी, आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि आपसे सबसे पहला सवाल पूछने का हक मुझे मिला है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेलकम है आपका हमारे शो में। आपका डेट ऑफ? हाँ जी, मेरा जन्म हुआ है 13 नवंबर 1972 जी। रात 10:30 बजे, और महाराष्ट्र में हुआ है, और स्थान है पुणे। एक बार टाइम 10:30 PM। 10:30 जी। ठीक। जी, हम अभी कैलिफोर्निया में रहते हैं और हम बहुत समय से घर ढूंढ रहे हैं जी पर मिल नहीं रहा है। जी। और आप इतना बताइए कि हमें कब तक घर मिल जाएगा? जो नहीं मिल रहा है वो आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार अच्छी बात है। कर्क लगन की आपकी हॉरोस्कोप है, शनि की महादशा चल रही है और मंगल आपका चौथे घर में है जी। और स्वर्ण नक्षत्र के अंदर आपका जन्म हुआ है। जब भी मंगल जो है आपका पहले घर में, चौथे घर में, 12वें घर में और 8वें घर में हो तो घर खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जयश्री, कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में आप एफर्ट्स तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। जी। फिर उसको परमात्मा की मर्जी समझना चाहिए। तो शायद उसकी मर्जी है कि अभी वो नहीं चाहता है कि आपको मिले, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। घर आपको जो है वो
इस ईयर के एंड में ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको साउथ डोर फेसिंग अवॉइड करना है, और फिर जब आपको घर मिल जाए जी। तो जो साउथ डायरेक्शन है उसको थोड़ा ना हैवी रखना है। वहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े बड़े सामान इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी के रूप में, फ्रिज के रूप में होते हैं, वो वहाँ पे रखने, उसको खाली नहीं रहने देना। नॉर्थ ईस्ट आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार थोड़ा खाली रखना है। बस ये है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, घर आपको मिल रहा है इस ईयर के एंड तक, और फिर जो रेमेडीज़ या फिर कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है वो आपको करनी चाहिए। लेकिन मंगल आपका और चंडाल दोष है, कई बार आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ। और सर इतना बताइए कि मुख्य घर का दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए? आपको साउथ में नहीं होना चाहिए जी। और बाकी कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। जी। नेगेटिव आपको होना ही नहीं है। जी। सिर्फ आपके चंडाल दोष है, मंगल दोष है, वो शायद आपको नेगेटिव करता है। वैसे जयश्री, पॉजिटिव अप्रोच हमेशा जीवन में अच्छी रहती है। जी। आपका ये शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में मैं समझता हूँ ये जो शो है आपका जोड़ता ही पॉजिटिव जो आपका थिंकिंग है उससे। समीर जी, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और बिल्कुल डेफिनेटली आपको घर मिल जाएगा, क्योंकि दीपक जी ने कहा है इस ईयर के एंड में ही आपको घर मिल जाएगा, तो डेफिनेटली मिल जाएगा। थैंक यू जी। उम्मीद करते हैं कि समीर जी को उनका घर जल्दी मिल जाए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं दीपक जी से कि सूर्य और ज्योतिष विज्ञान में क्या है कनेक्शन। दीपक जी प्लीज हमें बताइए कि सूर्य और एस्ट्रोलॉजी में क्या है कनेक्शन। जयश्री, सारा ही कनेक्शन ही सूर्य का है, क्योंकि सूर्य महापिता है। उसकी जो 7 किरणें हैं वो 7 मुख्य ग्रह, उसी से प्राण लेते हैं। इसको मैं आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। सूर्य महापिता है, धरती उसकी बेटी है, और धरती के पुत्र को हम मंगल बोलते हैं। इस तरह से हमने ये सारा सौर मंडल परिवार बना रखा है। अब जो धरती है वो एक अपनी धुरी के ऊपर घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट में अपना जो वो चक्कर पूरा करती है। आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं कर पाए कि जो सूर्य है किस धुरी के ऊपर घूमता है। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, हमारे जो महर्षि हैं जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान हमें दिया, और वो ऋषि कहते हैं सूर्य को आदिदेव। आदिदेव का मतलब जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। तो विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन ये नहीं जान पाएगा कि सूर्य किस धुरी के ऊपर घूमता है। तो विज्ञान जो ज्योतिष है उसका सारा कनेक्शन जो है वो सूर्य से है। सूर्य की 7 किरणें होती हैं, उसी तरह से 7 ग्रह हैं, और जो 7 किरणों के रंग हैं वही 7 रंग जो हैं वो उन ग्रहों के हैं। तो फिर ये एक सौर मंडल परिवार ही है, और इस सौर मंडल परिवार से ही सारा ये ब्रह्मांड जो है घूमता है। जीव जंतु प्राणी उन सब के ऊपर इस सौर मंडल के परिवार का ही छोटा बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव जो है असर पड़ता है। तो सूर्य को ही हम कह सकते हैं कि सूर्य ही ज्योतिष है, क्योंकि ज्योति प्रकाश होता है, ईश का मतलब भगवान होता है। एक परमात्मा ने ज्योति दी, वो क्या है? ज्योति तो सूरज है, और सूरज दिया भगवान की एक ज्योति सूर्य, और सूर्य से ही ये ब्रह्मांड चलता है। इसलिए गहरा संबंध है ज्योतिष विज्ञान का और सूर्य का, मेरी समझ के अनुसार। जी दीपक जी, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरती से बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब फिर से वक्त हो चला है राशिफल, भविष्यफल और कर्म ऑफ द वीक जानने का। देखते हैं अगली राशि कौन सी है। तुला, लिब्रा। दीपक जी प्लीज हमें बताइए कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये वीक। खास वीक हो सकता है। थोड़ी सी बातों का अगर ध्यान रखें, पर्सनल लाइफ के अंदर भी और फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। जी। क्या है खास ध्यान? बस संयम रखें जी, शांति रखें और सुने। घर परिवार में माता पिता जो कहते हैं, भाई बहन जो कहते हैं, पत्नी जो कहती है, मित्र जो कहते हैं, उनको सुने। जी। और काम पे ऊपर कलीग जो कहते हैं, बॉस जो कहते हैं, उनको सुने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमियां हैं। और हेल्थ के अंदर आप बिल्कुल अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा है। और इस समय जो इस वीक के प्लैनेट चलेंगे आपके साथ, वो भी आपको हेल्प बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। जी। स्टूडेंट को हम कभी भी इग्नोर नहीं किए हैं, इस बार भी नहीं करेंगे। उनका जो मेहनत है कहीं जाने वाला नहीं है। इस वीक कोई अचीवमेंट नहीं हुई तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं।
आने वाले समय में ज़रूर हो जाएगी। जी, और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? इनको 2 से लेकर 3 मिनट तक सुबह सुबह ताली ज़रूर बजानी चाहिए। अगर ये ताली बजाएंगे तो जहाँ इनको उस प्लैनेट की एनर्जी मिलेगी और आसपास का एक संसार होता है, आसपास का एक ओरा होता है, एनर्जी होती है, वो भी पूरी हो जाएगी और बनेगा कर्म ऑफ द वीक। जी, तो ये था तुला राशि वालों के लिए कर्म ऑफ द वीक। अगली राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। दीपक जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये वीक? देखो, बहुत सी मानसिक परेशानियाँ आपको मिल रही हैं। काम भी जो आपका है हो सकता है वो अच्छे ढंग से ना चले। कहने का मतलब आपके मुताबिक ना चले। अच्छा। अगर बॉस हो तो एम्प्लॉई काम ना अच्छे ढंग से करें, अगर एम्प्लॉई हो तो बॉस अच्छे ढंग से आपको डील ना करे। जी। ऐसी कमियां सी बन रही हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर जी इस वीक के अंदर। जी जी तो वो हैंडल करना है, वो कर्म ऑफ द वीक आएगा बाद में। लेकिन परिवार में सब कुछ अच्छे ढंग से है, संयम से है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ी अचीवमेंट मिल रही है, लेकिन मिल ज़रूर रही है। तो इसलिए आप शांति बना के रखें, पॉजिटिव जो है सोच बना के रखें। जी, और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? इनके लिए कर्म ऑफ द वीक है कि इनको जो है पेड़ पौधों से जुड़ना चाहिए, पक्षियों के साथ जुड़ना चाहिए, उगते हुए सूर्य और पूरे चंद्रमा के ऊपर अपनी टिकटिकी ज़रूर लगा देनी चाहिए। जी, तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्म ऑफ द वीक। अगली राशि है धनु, सेजिटेरियस। दीपक जी, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये वीक? पर्सनल लाइफ में, परिवार में सेवा के बड़े मौके आ रहे हैं जो आपको गंवाने नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छी है ये। और फिर जो आपकी प्रोफेशन है उसमें कोई भी कमी नहीं है, अपनी तरक्की करते जा रहे हो। और हेल्थ में कुछ कमियां हैं, सोच विचार रहेगी कि छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो पकड़ सकती हैं, लेकिन आई थिंक उसके लिए आप कोई ना कोई सोल्यूशन भी कर लेंगे। और स्टूडेंट अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। जी, और क्या है इनके लिए कर्म ऑफ द वीक? इनको हाथ जोड़ लेने चाहिए दोनों और बाहर निकल जाना चाहिए, आसमान की तरफ देखना चाहिए और कोई 30 सेकंड मिनट के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह है कर्म ऑफ द वीक। तो ये था धनु राशि वालों के लिए कर्म ऑफ द वीक। दोस्तों, फिर से वक्त हो गया है ब्रेक का, पर आप बने रहिए हमारे साथ हमारे शो कर्म और किस्मत कनेक्शन में। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। हम बात कर रहे थे दीपक जी के साथ सूर्य और ज्योतिष के कनेक्शन की। अब हम दीपक जी से ये जानेंगे कि सूर्य जिसका अच्छा है, पॉजिटिव है, उसे और कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है, या जिसका कमज़ोर है, वीक है, उसे और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो प्लीज़ दीपक जी, आप हमें बताइए कि हम सूर्य के प्रभाव को और कैसे बढ़ाएं। तो जयश्री, ये तो आपने जान ही लिया कि सूर्य महापिता है और सूर्य के प्रकाश से ही हमारा जीवन जो है वो चलता है। तो जो ज्योतिष विज्ञान की बात है उसमें हम किस प्रकार से पॉजिटिव को और पॉजिटिव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि सफलता तो उसी को कहते हैं ना जिसको मेंटेन किया जा सके। और उसके जो नेगेटिव, क्योंकि हर प्लैनेट का नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव तो हमेशा रहता ही। नेगेटिव को पॉजिटिव करना ही इस प्रोग्राम का नाम है कर्मा और किस्मत कनेक्शन। तो ये कुछ बातें जो हैं वो मेरा अनुभव है, मेरा ज्ञान है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सूर्य, जैसे आपने जाना कि वो एक सौरमंडल परिवार का पिता है, महापिता उसी को हम कहते हैं। तो इसके जो सबसे पहले तो रतन की बात करते हैं कि रतन कौन सा है जिससे इसको आप हील कर सकते हैं। जी जी जी, जी। माणिक्य जो है, रूबी जिसको हम कहते हैं, उससे आप इसको हील कर सकते हैं। अगर आपका सूरज बहुत अच्छा है, उसको आप और भी अच्छा कर सकते हैं अगर ये रतन पहनते हैं। अच्छा। ये तो रत्नों की बात है, जिनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो रतन पहन सकते हैं। और वैसे भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। लेकिन एक और तरीका है इसको हील करने का, वो नेचुरल हीलिंग जिसको हम कह सकते हैं, उसको हील किया जा सकता है। जैसे परमात्मा ने ही सुबह को जन्म देता है और सूर्य ऊर्जावान होते हैं, पक्षी गीत गा रहे होते हैं। आप कहीं कॉपर, क्योंकि कॉपर इनकी धातु है, अच्छा, तो उससे अगर जल जो है वो अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसकी जो किरणें होती हैं ताजगी से भरी, जैसे गंगोत्री होती है ना, तो वैसा जो एनर्जी है वो मिलता है जब आप सुबह पानी जो है अर्पण करते हैं। तो वो सारा जो है आप उससे हीलिंग कर लेते हैं, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा तो और पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होने लगेगा। जी जी जी। तो ये एक सरल विधि है, बहुत सरल है। हाँ। और आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी मतलब
नदियों के तट के ऊपर पर्व होते हैं, उसमें जो है सूर्य को नमस्कार जी। या सूर्य को जल जो अर्पण करना बहुत जरूरी माना जाता है। जी, जी। और इसीलिए सूर्य को हम देवता मानते हैं, राइट। तो देवता का मतलब ये जो भी हम चीज धार्मिक कर देते हैं उसमें हमारी श्रद्धा और विश्वास बन जाता है। तो ये दो तरीके हैं। फिर हमारा एक गृहस्थ आश्रम होता है, एक हमारा उसके अंदर जो हमारा परिवार होता है। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य को पिता कहा गया, बिल्कुल, राइट। अब पिता अगर आपका नेगेटिव है, आपका सूर्य, तो पिता से आप झगड़ा ना करें, हाँ, राइट। तो आपका वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। उनसे आर्गुमेंट ना करें जी, उनका सम्मान करें। या सम्मान तो वैसे भी करना चाहिए। हमारी संस्कृति सिखाती है कि माता पिता जो मतलब जिनकी उन्हें बहुत खुश रखें, जी, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट जी, उन्हें देती रहे, क्योंकि जो माता पिता है उनसे हमारा जो जीवन बना है उनका कर्ज हम जीवन में दे नहीं सकते। लेकिन हम ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हील किया जा सकता है। कि आप रत्न नहीं पहन सकते, आप घर में हैं, आप घर में पिता के साथ नहीं रहते हैं, आपके पिता जो है इस धरती की यात्रा करके जा चुके हैं, तो फिर आप सूर्य को पानी, घर में पिता है उनका सम्मान करके और रूबी पहन के इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर इसमें बॉस भी आता है, वो भी सूर्य के समान होता है, राइट। क्योंकि बॉस जो है वो अन्नदाता ही है ना, आप उसके लिए काम करते हैं, वो आपको पे करता है, तो वो भी अन्नदाता हो जाता है। उसका सम्मान करके, उसको सुन के, उसको पूरी तरह से मेहनत करके, वो जो आप एफर्ट्स करके उसको देते हैं, फल देते हैं, तो वो भी एक तरह से हीलिंग हो जाता है। बिल्कुल सही। तो नेचर में और घर में, परिवार में पिता, और फिर काम में बॉस जो होता है, और साथ में फिर गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे बहुत बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, उनका भी अगर आप किसी तरीके से मान सम्मान करते रहो। देखा ना कि त्योहारों में हम देखते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं है लेकिन इंडिया में होता है। यहाँ तो ऐसा होता है कि क्रिसमस में एक दूसरे के हम गिफ्ट बांटते हैं, लेकिन इंडिया में हम हमेशा त्योहारों में अपने जो बॉस होते हैं उनको उलझे नहीं रहते। उलझे क्यों रहेंगे त्योहारों में? मतलब आते रहते हैं त्योहार, बहुत त्योहार आते हैं इंडिया में। उसमें हम जो बॉस होते हैं, जो सबको उनको थोड़ा गिफ्ट देते हैं, मिठाई देते हैं, ताकि हमारा कनेक्शन, पॉजिटिव कनेक्शन जो है वो उनसे जी, जी, आपने तो ये कुछ बातें हीलिंग की, लेकिन और भी बहुत सी बातें हीलिंग की सूर्य की, क्योंकि सूर्य अगर महापिता है तो उसकी हीलिंग भी बहुत सी होगी। पर हम सूर्य अच्छा करने के लिए यहाँ से शुरुआत तो कर ही सकते हैं कि रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठकर कम से कम 8 बजे से पहले तो हमें सूर्य भगवान को, मतलब 6 बजे अगर करते तो बहुत अच्छा है। जो भी सनराइज का समय होता है उसमें आप उठकर जो है उनको पानी देंगे, तांबे के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, क्योंकि उनका वो तो इस प्रकार से आप अपने सूर्य को हील कर सकते हैं। तो हमने जाना कि सूर्य के प्रभाव को और तेज कैसे कर सकते हैं ताकि कि आपका ऑरा और ज़्यादा अच्छा और प्रभावशील हो जाए। तो अब वक्त हो गया है ये जानने का कि बची हुई जो राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, उनका भविष्यफल कैसा है आने वाले वीक में। तो आप बताइए दीपक जी कि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो जय श्री स्वामी शनि है इनके, सबसे महत्वपूर्ण बात हम हमेशा वही करते हैं और आज भी वही करेंगे कि हमें किस नेगेटिव प्रभाव को देखना है ताकि उसको हम पॉजिटिव कैसे करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें आप अपने संबंधों के ऊपर ध्यान देना होगा, चाहे निजी संबंध हो, चाहे आपके प्रेमी प्रेमिका के संबंध हो। इसमें बहुत सी समय हो सकता है कि आप आर्गूमेंट में गुजार दें, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा सा ये ध्यान आपको रखना है कि आप जो भी काम करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसमें बड़ों की सलाह या फिर जो एक्सपर्ट हैं उसकी सलाह लेकर चलें। हेल्थ के अंदर काफ़ी कंसर्न आपके पॉजिटिव हैं, पूरी तरह से हेल्थी वीक बना हुआ है आपका। तो ये तो अच्छा वीक है, बट थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनके लिए कर्म ऑफ द वीक, कर्म ऑफ द वीक सुनने की कला, क्योंकि इनका जो निजी जीवन है वो सुनने की कला। एक दूसरे को सुनना, जितना इस वीक एक दूसरे को सुनोगे, खास करके पति पत्नी, तो पूरा वीक पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और प्यार मोहब्बत से निकलेगा। जी। तो अब वक्त है दूसरी राशि के भविष्य फल जानने का। दूसरी राशि है हमारी कुंभ, एक्वेरियस। क्या कहते हैं उनके सितारे? स्वामी इनके शनि हैं, इनका पूरा वीक जो है हर चीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। चाहे वो उनका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो उनका जॉब हो, चाहे वो उनका हेल्थ हो, पूरी तरह से मेंटेन करके आप रखेंगे इसको। और फिर एक खास बात है कि कहीं घूमने जा सकते हैं, और घूमने जब जहाँ भी आप पहुँचते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी बातें ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये पूरा वीक एंजॉय करें आप। इनका कर्म ऑफ द वीक, कर्म ऑफ द वीक इनके लिए यह कि घर छोड़ने से पहले सुबह अगर शुद्ध देसी घी का दिया जलाते हैं
बहुत अच्छा है, क्योंकि जो दिया है जब उसको आप जलाते हैं शुद्ध देसी को, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आपका ऑरा है, वो खुशबूदार कर देता है, सुगंधमय कर देता है, ताकि उसी सुगंध से आप अपने पूरे वीक को लेके चलें। बहुत सिंपल सा उपाय है, घी का दिया जलाना है घर से निकलने से पहले सुबह सुबह। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट राशि जो कि है मीन, स्पाइसेस। उनके सितारे क्या कहते हैं? स्वामी गुरु हैं आप पे, और इस वीक गुरुओं का ख्याल रखें, वो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु के रूप में माता पिता भी हो सकते हैं, आपके गुरु वो भी हो सकते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं। वहाँ से कुछ बातें आपको टेंशन दे सकती है, मानसिक परेशानी आपको मिल सकती है, उनकी हेल्थ का कंसर्न जो है कहीं ना कहीं ऊपर उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सुंदर बातें हैं जिसमें कि आप अपने आप को एक एप्रिशिएशन जब मिलती है तो अपने आप को अच्छा फील करते हैं। ऐसी जॉब में भी, बिजनेस में बातें जो हैं बनी हुई हैं। और अंडरस्टैंडिंग बहुत है, क्योंकि ऐसी खबरें आपको मिल सकती हैं जिसमें बड़ों की हेल्थ है, तो अंडरस्टैंडिंग में निजी जीवन जो है वो बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वीक है। थोड़ी सी मानसिक परेशानी पेरेंट्स की तरफ से मिल सकती है। जी, मैं भी मीन हूँ, तो मैं मेरे गुरु दीपक जी का मुझे थोड़ा खुश रखना है और उनका ध्यान रखना है। जी। हम बात करते हैं कर्म ऑफ द वीक की, इस राशि के लिए। कर्म ऑफ द वीक में आप जब घर से निकलें, काम के लिए निकलें, या फिर आप घर में ही हैं, तो आप हल्दी का जो है वो तिलक करें और अपने ज्ञान चक्कर के ऊपर उसको लगाएं, तो वो संवेदनाशील जो ज्ञान चक्कर का जो स्थान होता है वो संवेदनाशील होता है, वो और भी ज़्यादा जो है उसको थोड़ा सा ऐसे भोजन के रूप में वो हल्दी मिल जाए, तो फिर आप अच्छे ढंग से अपने जो भी आपको टेंशन हो रही है या मानसिक परेशानी हो रही है उसको बैलेंस कर लेंगे। जी, थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने हमें सारे भविष्य फलों को बहुत अच्छे से बताया। तो आने वाला वीक आप सबके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छे से निकलने वाला है, खुशहाल रहकर। दोस्तों, हर हफ्ते हमारे साथ होंगी एक मशहूर हस्ती। इस हफ्ते हमारे साथ जो हैं वो एक जानी मानी एक्ट्रेस है, जिन्होंने बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसी फिल्मों में अपना जादू बिखेरा है। पर वो कौन है, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर शो कर्म और किस्मत कनेक्शन। अब मैं आपको मिलवाऊंगी हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट, द मोस्ट गॉर्जियस, सेंसेशनल, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर जी से। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। ईशा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू जयश्री जी, और आपने जो मुझे इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू। ईशा जी, आप हमारे शो से जुड़ी हैं, यहाँ आई हैं, आप दीपक जी से क्या पूछना चाहती हैं? सवाल तो बहुत है लेकिन हमारे पास समय उतना नहीं है। एक छोटा सा सवाल। जी। दीपक जी, लाल किताब के बारे में तो सभी ने सुना है, यू नो अबाउट लाल किताब, राइट? तो मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसके जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, तो उस पर आप अगर थोड़ा सा इलाबरेट करें, और अगर मेरे लिए कोई टिप्स हो तो। जी, लाल किताब बिल्कुल ईशा जी आपने ठीक बोला कि उसके जो उपाय हैं वो सटीक हैं, अच्छे हैं और बहुत सुंदर ढंग से वो काम करते हैं। उसका कारण ये है कि जो लाल किताब का ऋषि है वो वही ऋषि है जो अरुण संहिता का ऋषि है। तो लाल किताब का ऋषि अगर अरुण संहिता का ऋषि था, तो अरुण संहिता बहुत कठिन, बहुत जिसको हम कह सकते हैं ऐसा शास्त्र जिसको आम इंसान नहीं पढ़ सकता, और लाल किताब वही अरुण संहिता का एक रूप है। लेकिन वो जो लाल किताब का ऋषि है वो इस जो अभी मॉडर्न हमारा युग है उसका लाल किताब का ऋषि है। वो क्या काम करता है, क्यों उसके स्टीक है? क्योंकि आज के युग में हम लोग नेचर से दूर हो रहे हैं, बहुत दूर हो रहे हैं नेचर से, और जितना नेचर से दूर होते हैं उतना हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं। और वो लाल किताब का ऋषि जो है वो आपको नेचर से जोड़ने की कोशिश करता है। अगर मान लो ईशा जी आपका फायर साइन बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो आपके खाने के ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि वो जो पेट की अग्नि है उसको शांत करे। या फिर आपको ऐसे बोलता है कि आप भाई एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर चले जाइए, वहाँ पे 10 मिनट जाके बैठिए जहाँ पे आपकी ग्रेविटेशन कम हो जाती है, राइट? तो वो अग्नि के ऊपर ज़्यादा इस तरह से वो काम करता है। फिर कहीं आपका वाटर साइन कम हो रहा है या उसका एलिमेंट प्रभाव कम हो रहा है,
तो आपको नदी के पास भेजता है कि आप नदी के पास जाइए, 4 नारियल ले जाइए और जल के अंदर उसको प्रभावित कर दीजिए। लेकिन वो नारियल भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आपको पकड़ा रहा है, नारियल का भी एक अपना जो उसकी अपनी एक एनर्जी है, वो अपनी एक क्लिनजिंग करता है। तो इस तरह से लाल किताब के उपाय इसलिए ईशा जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के मॉडर्न युग के अंदर, क्योंकि वो हमें नेचर से ही जोड़ता है। और घर में जो रिश्ते होते हैं जिसको हम पूरी तरह से निभा नहीं पाते, कला होती है, वो रिश्तों को भी समझाता है। देखो ये तुम्हारी माँ है, अब इसको आपने नमस्कार करना है, ये आपके पिता है, ये बहन है, इसके साथ अच्छे संबंध रखने हैं नहीं रखने हैं, और ये भाई है, इसके साथ बिजनेस करना है नहीं करना है। क्योंकि कई बार आप जब भी रिश्तों में होते हैं, परिवार में होते हैं ईशा जी, उस समय आप ऐसा कभी भी नहीं सोचते कि मैं इस बहन से भाई से बिजनेस करूंगा तो कल को कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन लाल किताब का ऋषि ये भी बता देता है कि भाई आप भाई से अपना बिजनेस मत करना, बहन से बिजनेस मत करना, और पिता का अपमान मत करना। लेकिन ये सब आपको जो है उस लाल किताब में मिल जाता है। तो इस युग में लाल किताब इसलिए ज़्यादा उसके रेमेडीज ज़्यादा हुए क्योंकि एक तो वो नेचर से बहुत ज़्यादा जोड़ता है, दूसरा वो आपके घर परिवार में रिश्तों को बैलेंस कैसे करना है वो जोड़ देता है। ठीक है, पेड़ों में पानी डालना, पक्षियों को, बर्ड्स को खाना दे देना। अब बर्ड्स जो है वो ब्रह्मांड में रहते हैं, टेलीपैथिक वर्ल्ड के अंदर, राइट। कभी कभी आप प्रार्थना करते हैं ईशा जी, आपकी पहुंचती नहीं है, लेकिन पक्षी बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। साइंस मानता है ना इस बात को कि जब धरती हिलती है तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। अगर धरती हिलती है हमें नहीं पता चलता तो जानवरों को पता चलता है, तो इसका मतलब कि उनके अंदर ज्यादा पावर है, वो नेचर के ज्यादा क्लोज रहते हैं। तो वो आपको वहां भेजता है कि जाकर आप फीड करके आओ। जो प्रार्थना आप नहीं भेज सकते तो वो शायद भेज दे। कभी कभी वो कहता है कि आप बिल्ली को घर में रखो, कभी कभी वो कहता है गाय के पास जाओ। अब गाय के पास जाने से जो गाय का एक इलेक्ट्रिक स्पेस है, वीनस आपका कमजोर है, आप वहां पे जाओगे, संतान नहीं आपके हो रही, रोज जाओगे गाय के पास, चारा दोगे तो आपका वीनस स्ट्रांग होने लगेगा और आप कंसीव कर सकते हैं। जहाँ आप मेल हैं तो आपके अंदर जो वीनस की शक्ति है वो बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए ईशा जी मेरा जो अनुभव है, और आप ये जानते ही हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो इंसान का अनुभव होता है वही ज्ञान होता है, बाकी सब उधार होता है। चाहे कितना भी आप पढ़ लो वो आपका ज्ञान कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अनुभव ही आपका ज्ञान बनता है। तो इसीलिए आज के युग में, मॉडर्न युग में, लाल किताब की रेमेडीज़ जो है वो ज़्यादा प्रचलित भी हुई हैं और ज़्यादा वो पावरफुल इसीलिए उसको कहते हैं क्योंकि बेसिकली वो आपके 5 एलिमेंट्स जो हैं उससे बैलेंस हो जाते हैं। आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जो है वो बहुत हो जाती है और अपने आप को आप लकी महसूस करते हैं। फैमिली में कला नहीं रहती क्योंकि आप संबंधों में जान लेते हैं कि इसके साथ बिजनेस नहीं करना है, जमेगा नहीं। और फिर जब नेचर से हर रोज आप जुड़ते हैं, चाहे पेड़ों के साथ, चाहे तारों के साथ, या फिर सुबह जो पक्षी, जब परमात्मा नई सुबह को जन्म दे रहा होता है, पक्षी गीत गा रहे होते हैं, ऐसे जब वो आपको जोड़ता है तो आपको अच्छा फील होने लगता है। उस समय की एनर्जी आप अडॉप्ट कर लेते हो, क्योंकि जिस जगत के अंदर हम रहते हैं इसमें आज भागदौड़ बहुत है, पोल्यूशन बहुत है। हमारी इस धरती के ऊपर कम से कम नहीं तो 70,000 प्लेन उड़ते हैं हर रोज, फ्लाइट। और जितनी हमारे इस कैलिफोर्निया के अंदर कारें हैं उतनी सारी कारें ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो कितना पोल्यूशन होगा। हमारी प्रार्थना पहुंचती नहीं है। तो ये लाल किताब का ऋषि जो है हमारी प्रार्थना को जो है पहुंचाने का, पेड़ों से, पक्षियों से ऐसा काम कर देता है। साथ में खाने की भी बहुत सी बातें हैं, तो फिर हमारा जो है हम अपने आप को लकी महसूस करते हैं। ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा था जी वो जी बोला। और एक छोटी सी बात जो रहेगी कि आपके लिए कौन सा टिप हो सकता है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण टिप है वो लाल किताब का ही है। आपकी जो राशि है उसके अनुसार जब भी आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए निकलते हैं तो आप लाल जो कोई भी छोटा रंग, लाल रंग का रुमाल हो वो अपने पास में रखें, ताकि वो जो ऐसे होते ना, जैसे हम अभी तो ऐसे फ़ोन नहीं है, पहले फ़ोन होते तो उसका एंटीना ऐसे निकाल लेते थे, तो वो एंटीना साथ साथ में चले तो ब्रह्मांड में वो सारी शक्ति आप जो है वो आप कंसीव करते रहे, आप लेते रहे वो सारी शक्तियाँ, कहीं आपका संपर्क ना टूट जाए। तो वो लाल रुमाल रखें अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए। ये आपके लिए लाल किताब की रेमेडीज मेरे लिए। थैंक यू। आपके सवाल से हमें भी दीपक जी से बहुत कुछ जानने को मिला। अभिषा जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती थी कि आप ऐसे कौन से कर्म करती हैं, ऐसे कौन से गुड कर्म करती हैं जिससे आप अपने आप में इतनी पॉजिटिव, इतना अच्छा ऑरा आपका रहता है, इतनी पॉजिटिव आप रहती हैं?
कर्म करने से पहले एक्चुअली थॉट प्रोसेस जो है वो पहली चीज़ है। मैं अपने थॉट्स जितने हो सकते हैं वो थॉट्स को पॉजिटिव रखती हूँ। एंड अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं वो बिलीव करती हूँ कि वो मेरे पास ऑलरेडी है। आई बिलीव दैट आई हैव ऑलरेडी, मतलब मेरा मेन एटीट्यूड लाइफ इज़ फॉर ग्रैटिट्यूड, कि शायद जो मेरे पास है वो अगर मेरे पास नहीं होता तो I believe in the power of thought that and I believe in gratitude। तो पहली बात तो ये है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि sometimes you need to get out of yourself and a lot of times actually, और आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको करना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो which is not assigned for you। जैसे कारपेंटर का काम है कि वो लकड़े की चीज़ें बनाए, लकड़ी की मतलब सोफ़ा हो, अलमारी हो, जो भी हो, वो उसका काम है। अगर वो हट के उसके ये कर्म है दैट इज़ असाइन टू हिम, ये हट के अगर आप कोई दूसरी चीज़ करो जो उसके कर्मों में नहीं है, आई बिलीव इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ट्राई एंड हेल्प एंड डू समथिंग दैट इज़ एक्चुअली प्रॉबेबली नॉट मेंट फॉर मी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तो मेरे सारे काम कर ही लूँगी, वो काम एक्चुअल काम है जो which is not assigned to me। So I try and do at least one thing a day, कि किसी को हेल्प करना जो मेरे लिए लिखा नहीं है, जो मैं खुद जाके करना चाहूँगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल, आप जरा समझाइए ना, बिल्कुल ठीक है आपने जो इनकी बात के ऊपर मैं जो है बहुत अच्छे ढंग से सहमत हूँ, क्योंकि जो आपके विचार हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो बाहर आपको अमृत के फूल ज़रूर मिल जाएंगे। क्योंकि बाहर का जो जितना कृत्य है उसको हम लोग देखते हैं, जो अंदर का कृत्य है उसको भगवान देखते हैं। तो जो विचार जो हमारे हैं वही सब कुछ है। जो इन्होंने बोला है कि मैं एक विचार सुबह से लेकर शाम तक एक ज़रूर ऐसा पैदा करती हूँ कि जिसमें दूसरों का भला करना है, मतलब कि देना जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। लेना तो जानते हैं, ये जन्म भी हमें मांग मांग के मिला है, लेकिन इनका जो एक पॉजिटिव अप्रोच है, जो विचारों का एक, वो मुझे बहुत बिल्कुल ठीक है। इनकी बात बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ कि जो अंदर है वही बाहर होता है। बाहर कभी वो नहीं हो सकता जो आपके अंदर नहीं है। तो अंदर का जो कर्मा है वो जितना शिव की तरह ब्यूटीफुल होगा तो बाहर भी सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। डेफिनेटली। तो हमें ये भी पता चला कि ईशा जी इतनी पॉजिटिव क्यों हैं, क्योंकि उनके कर्म, उनके थॉट्स बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्योर, बहुत पवित्र हैं। थैंक यू सो मच ईशा जी, आप हमारे शो में आई इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर, और आपके विचार जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इतनी सारी बातें आपने हमें बताई। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद ईशा जी, और आई होप कि जो आपको रेमेडीज दी हैं वो आप जरूर अपनाएंगे। लाल रुमाल जी, बहुत सी ढेर सी आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। हमने आज जाना सूर्य का किस्मत से कनेक्शन, ये जानने के लिए कि चंद्रमा का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन होता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले हफ्ते भी। अब समय है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ईमेल या हमारी वेबसाइट के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर आपसे आज के एपिसोड की कोई भी जानकारी मिस हो गई हो तो आप हमारे ये एपिसोड दोबारा देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। साथ ही वेबसाइट से आप पूरे हफ्ते के भविष्य फल भी डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए, आसपास बहुत सारी खुशियाँ फैलाइए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपकी किस्मत और चमके। गुड बाय। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले